आइए बच्चों, तो टेंसर एनालिसिस आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 टेंसर अलजेब्रा। तो टेंसर अलजेब्रा में सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स के बारे में। कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स, कंट्रावेरिएंट टेंसर्स, कोवेरिएंट वेक्टर्स, कोवेरिएंट टेंसर्स, ये क्या होते हैं, क्या इनका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है। आइए हम लोग इन सभी बातों को आज समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स। तो आइए चैप्टर नंबर 2 टेंसर अलजेब्रा, सबसे पहले है कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स। क्या इसकी डेफिनेशन है, आइए देखते हैं। लेट ए आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n बी n functions of the coordinates x1 x2 x3 up to xn. If the corresponding function ai bar of the coordinates x1 bar, x2 bar, x3 bar up to xn bar transform according to the contravariant law, namely this, then the function ai are called the components of a contravariant vector in the coordinate system xi. The function ai bar are called the components of the same contravariant vector in the coordinate system xi bar. तो आइए अब इस बात को ठीक से हम लोग समझें। दोस्तों, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है xi, यानी कि उसके डायरेक्शंस हो जाएंगे x1 x2 x3 x4। उस डायरेक्शन में हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो हैं ai। यहाँ पर i का मतलब 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यानी कि वो जो फंक्शंस हैं वो हैं एक प्रकार से a1 a2 a3 a4, इस तरीके से। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आप yi भी ले सकते हो। अगर yi लोगे तो y1 y2 y3 y4 ये उसके डायरेक्शंस हो जाएंगे। या हम लोगों ने यहाँ पर y1 y2 ना लेकर के हम लोगों ने लिया हुआ है xi बार। तो xi बार का मतलब भी हो जाएगा x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार, इस तरीके से। ठीक है ना। तो जो काम आप yi से ले सकते थे वही काम यहाँ पर हम लोगों ने xi बार से लिया हुआ है। तो बार लगा देने का मतलब हो गया कि हम लोगों ने वहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दिया है। तो जो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है xi, वहाँ पर हमारे पास फंक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं या जो फंक्शंस हैं वो हैं a1 a2 a3, यानी कि ai। जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया xi बार, यानी कि x1 बार, x2 बार, x3 बार, तब वहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो थे वो चेंज हो गए हैं और वहाँ पर फंक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं अब वो हो गए हैं ai बार, यानी कि a1 बार, a2 बार, a3 बार, इस तरीके से। तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें आपस में ये रिलेशन है। और ये रिलेशन यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ पर जो लॉ हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रावेरिएंट लॉ। अब ये लॉ क्या है, आइए इसको समझें। लिखा हुआ है ए आई बार इज इक्वल टू डेबर एक्स बार आई अपॉन डेबर एक्स जे ए जे। देखो यहाँ पर बार लगा हुआ है, यहाँ पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब हो गया ये वाले जो कंपोनेंट हैं वो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से अपना रिलेशन संबंध रखते हैं। और यहाँ पर भी बार नहीं, यहाँ पर भी बार नहीं। इसका मतलब हो गया ये वाले जो कंपोनेंट हैं वो एक प्रकार से इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं। ठीक है ना। तो यही बस इसकी खास बात है। कहने का मतलब ये वाले जो कंपोनेंट्स होंगे वो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे और ये वाले जो कंपोनेंट्स होंगे वो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे। अब क्या लिखा गया है, देन द फंक्शन ए आई आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द कंट्रावेरिएंट वेक्टर इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई, यानी कि जो ए आई ये वाले हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, जो फंक्शंस हैं वो एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं और कंट्रावेरिएंट वेक्टर इनको बोलेंगे। ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन ए आई बार। अब दोनों जगह देखो ए आई का यूज किया गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग ए आई करें तो यहाँ पर ए जे कर दें, या फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर ए जे किया गया है। तो इससे आप भ्रमित ना हो। जब अलग अलग पढ़ोगे तो दोनों को ए आई ही पढ़ेंगे, लेकिन जब मिला करके पढ़ेंगे तब अब दोनों में हमें एक डिफरेंस भी दिखाना है, इसलिए यहाँ पर ए जे शब्द का यूज किया गया है।
ठीक है। लेकिन वैसे जब अलग अलग पढ़ेंगे तब हम लोग इसको भी ए आई पढ़ रहे हैं, इसको भी ए आई बार ही पढ़ रहे हैं। तो ए आई ये हमारे जो फंक्शंस हैं वो एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं। ए आई बार ये हमारे जो फंक्शंस हैं वो एक्स आई बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं। Then the function ai are called the components of the contravariant vector in the coordinate system xi. The function ai bar are called the components of the same contravariant vector in the coordinate system xi bar. आइए आपको और भी समझाने का प्रयास करता हूँ। बच्चों समझ लो जैसे कि एक कोई पेड़ है, उसकी बहुत सारी वहाँ पर शाखाएँ निकली हुई हैं, ठीक है ना। वो जो डायरेक्शंस हैं, जो उसकी शाखाएं हैं, उन्हीं को आप लोग मान लो x1, x2, x3, x4 इस तरह के। x1 डायरेक्शन में हमारे पास किसी एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो है a1, x2 डायरेक्शन में कंपोनेंट है a2, x3 डायरेक्शन में कंपोनेंट है a3। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पूरे पेड़ को हल्का सा हिला दिया है। जब पेड़ को नीचे जड़ से बिल्कुल हिला दोगे तो जितनी भी उसकी शाखाएं थी वो सारी की सारी शाखाएं अपने स्थान से हट जाएंगी। यानी कहने का मतलब वहाँ पर पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ही चेंज हो गया, ठीक है ना। तो पहले जो हमारा पेड़ था उसकी जो शाखाएं थी, आप ये कह सकते हो किसी भी एक वेक्टर के जो कंपोनेंट्स थे, तो पहली शाखा है x1 डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट था a1। दूसरी शाखा x2 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट था a2। तीसरी शाखा थी x3 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी, वहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट था a3। इसी तरह से फिर हम लोगों ने पूरे पेड़ को जब हिला दिया तो सारी शाखाओं के डायरेक्शन बदल गए। अब नए डायरेक्शन जो हो गए हैं वो गए हैं x1 बार, x2 बार, x3 बार। तो x1 बार में हमारे पास अब फंक्शन का जो कंपोनेंट हो गया है वो है a1 बार। x2 बार के डायरेक्शन में जो फंक्शन का कंपोनेंट हो गया है अब वो हो गया है a2 बार, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब उसको भी हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, ये जो भी आप लोगों ने यहाँ पर लॉ लिखा, अभी भी आप लोगों ने कहा ए आई बार इज इक्वल टू डेबर एक्स बार आई अपॉन डेबर एक्स जे ए जे, ठीक है ना। तो ये वाले कंपोनेंट हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये वाला कंपोनेंट हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों अगर हम आई की जगह पर 1 कर दें, ये देखिएगा a1 बार, यहाँ पर भी हम लोगों ने 1 कर दिया, डेबर x1 बार। अब एक चीज़ देखिएगा, जे यहाँ पर क्या है, डमी इंडेक्स है, और अगर जे यहाँ पर डमी इंडेक्स है तो हम लोग यहाँ पर समेशन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे। तो समेशन कन्वेंशन को अप्लाई करने का मतलब आप लोग जे की जगह पर पहले आप लोगों ने क्या किया, 1 लिखा, प्लस डेबर x1 बार तो ऐसे ही रहेगा, और जे की जगह पर आप लोगों ने 2 लिखा, प्लस डेबर x1 बार तो ऐसे ही रहेगा, और जे की जगह पर आप लोगों ने 3 लिखा, और ऐसे ही चलते जाएंगे। इसी प्रकार से सबसे लास्ट में बनेगा डेबर x1 बार अपॉन में हो जाएगा डेबर एक्स एन ए। अपना कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिएगा x1 डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या था, a1, x2 डायरेक्शन में कंपोनेंट था a2। जब लोगों ने पूरे पेड़ को हिला दिया तो हमारे पास नए कंपोनेंट्स हो गए थे a1 बार, a2 बार, a3 बार। तो जो a1 बार यहाँ पर आया है, आप ये कह सकते हो कि हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स थे, यानी कि a1, a2, a3, a4, सभी लोगों ने उसको अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया। ये देखो, जो कंपोनेंट a1 था उसने अपना इतना पार्ट उसको दिया, जो कंपोनेंट a2 था उसने अपना इतना पार्ट इसको दिया, a3 ने इतना दिया, और ये सब मिला करके ये हमारे पास नया तैयार हो गया a1 बार। इसी प्रकार से a2 बार तैयार होगा। a2 बार के लिए क्या करोगे, i की जगह पर 2 कर दोगे। ये देखो a2 बार, i की जगह पर 2 कर दिया, यानी कि ये हो गया डेबर x बार 2। और j यहाँ पर डमी इंडेक्स है, इसका मतलब j की जगह पर 1, 2, 3, 4 आप रखते जाओगे, यानी कि ये बनेगा हमारे पास डेबर x1 a1, प्लस यहाँ पर हो गया डेबर x बार 2 अपॉन में हो गया डेबर x2 a2, प्लस डेबर x बार 2 अपॉन में हो जाएगा डेबर x3 a3, प्लस एंड सो ऑन। सबसे लास्ट में आएगा डेबर x बार 2 अपॉन डेबर x n a। मतलब यहाँ पर फिर वही a2 बार कैसे तैयार हुआ है,
तो जो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके जो कंपोनेंट्स थे A1, A2, A3, सभी लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसको दिया। A1 ने इतना दिया, A2 ने इतना दिया, A3 ने इतना दिया। इस प्रकार से हमारे पास नया कंपोनेंट A2 बार तैयार हो गया। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये कंट्रावेरिएंट लॉ कहलाता है और इस लॉ को फॉलो करने वाले जो हमारे वेक्टर्स हैं वो यहाँ पर कहलाएंगे कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स। इसी बात को समझाने के लिए एक आपको और चलो तरीके समझाता हूँ। सपोज कीजिए 20-20 बच्चों के दो ग्रुप हैं। जो पहला ग्रुप है 20 बच्चों का, उनके पास कुछ रुपए हैं, यानी कि जो 20 बच्चों का पहला ग्रुप है तो पहले लड़के के पास भी कुछ रुपए हैं, दूसरे लड़के के पास भी कुछ रुपए हैं, तीसरे लड़के के पास भी कुछ रुपए हैं। उन्हीं लड़कों को आप लोग A1, A2, A3, A4 इस तरह से समझ लो। अब दूसरे लड़कों का जो ग्रुप है वो भी 20 बच्चों का ग्रुप है। अब क्या हुआ, पहले ग्रुप का जो पहला लड़का था उसने अपने रुपए दूसरे ग्रुप के जो लड़के थे उनमें बांट दिए। यानी कि A1 ने अपने रुपए A1 बार, A2 बार, A3 बार इन सबको थोड़े थोड़े दे दिए। कुछ A1 बार को दिए, कुछ A2 बार को दिए, कुछ A3 बार को दिए, इस तरीके से। इसी तरह से पहले ग्रुप का जो दूसरा लड़का था उसने भी अपने रुपए दूसरे ग्रुप के लड़कों में बांट दिए। तो पहले ग्रुप के सभी लड़कों ने अपने रुपए दूसरे ग्रुप के लड़कों में बांट दिए। तो दूसरे ग्रुप का जो पहला लड़का है यानी कि A1 बार, उसको कुछ रुपए पहले ग्रुप के A1 से मिले, कुछ A2 से मिले, कुछ A3 से मिले। इस तरह से वो A1 बार तैयार हुआ, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से आप देखते हो कि पहले ग्रुप के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट दूसरे ग्रुप के कंपोनेंट्स को देते हैं और इस प्रकार से दूसरे ग्रुप के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, XI। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो A1 है। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया XI बार और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो हो गए AI बार। और इनमें आपस में जो रिलेशन है वो रिलेशन ये रहा, AI बार इज इक्वल टू डेबर एक्स बार आई अपॉन डेबर एक्स जे AJ। ठीक है ना। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कंट्रावेरिएंट लॉ और इस लॉ को फॉलो करने वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर। खास बात क्या है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिलेशन होगा इन कंपोनेंट से और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिलेशन होगा इन वाले कंपोनेंट से। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ, अभी हम आपको बता रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं AI बार इज इक्वल टू डेबर एक्स बार आई अपॉन डेबर एक्स जे AJ। ठीक, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पर बार है तो यहाँ पर भी बार है, यहाँ पर बार नहीं तो यहाँ पर भी बार नहीं है। ठीक है ना। इसी को हम ऐसे लिख दें AI, यानी कि हमने यहाँ से बार हटा दिया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे डेबर XI, तो यहाँ पर भी बार नहीं होगा। और यहाँ पर लिखोगे डेबर XJ बार, तो यहाँ पर भी लिखोगे AJ बार। अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों बातें एक ही हैं। यानी कि अपने कॉन्सेप्ट को देखो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यहाँ पर बार है तो यहाँ पर भी बार है। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट्स ये होंगे और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट्स ये होंगे। अगर यहाँ पर बार नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं है, तो चीज़ अब भी वही रही है ना। यानी कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट ये हैं और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट्स ये हैं। इसके द्वारा ये कैसे लाया जाता है इसकी भी प्रूविंग है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसकी प्रूविंग भी करके दिखाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए ना। ये कंट्रावेरिएंट लॉ है और इस लॉ को फॉलो करने वाले जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स। अब यहीं पर आ जाएगा नेक्स्ट हेडिंग है कोवेरिएंट वेक्टर्स। दोस्तों, अगर हम कंट्रावेरिएंट की जगह पर यहीं पर कोवेरिएंट कर दें तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा। बस यहाँ पर जो इंडेक्स हम लोग यूज करते हैं कंट्रावेरिएंट में वो हम लोग सुपरस्क्रिप्ट यूज करेंगे और कोवेरिएंट वेक्टर में जो हम लोग इंडेक्स यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे सब स्क्रिप्ट। लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूरी बुक में ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कंट्रा में ही रहते हैं। ये नीचे आप लोग नहीं लिखिएगा ना X1, X2, X3। कई बार मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यहाँ पर भी 1, 2, 3 को नीचे लिखने लगते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमेशा ऊपर ही रहेंगे, X1, X2, X3, X4 इस तरीके से। ये जो केवल फंक्शंस होते हैं, अगर कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स हैं, कंट्रावेरिएंट टेंसर्स हैं, तो वहाँ पर आप लोग कंट्रावेरिएंट इंडाइसेज
मतलब उसी को सुपर स्क्रिप्ट कहो या इस चैप्टर में आकर उन्हीं को हम लोग कंट्रावेरिएंट इंडाइसेज भी बोल देते हैं। और जब आप लोग कोवेरिएंट वेक्टर्स या कोवेरिएंट टेंसर्स का यूज करोगे तब वहाँ पर आप लोग सबस्क्रिप्ट या उसी को हम लोग कहेंगे कोवेरिएंट इंडाइसेज, उनका हम लोग यूज करेंगे। तो कंट्रावेरिएंट वेक्टर के बाद अब डेफिनेशन आप लोग इससे भी देख सकते हो, डेफिनेशन आप लोग अपनी बुक से भी देख करके लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको उसका कॉन्सेप्ट केवल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हमने कहा कोवेरिएंट वेक्टर्स। बच्चों अब क्या होगा, एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर ए आई, ये हमारे फंक्शंस हैं। ए आई का मतलब हो गया A1, A2, A3, A4, A5, इस प्रकार से ये हमारे पास यहाँ पर फंक्शंस हैं। जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया एक्स आई बार, तो हमारे यहाँ पर जो फंक्शन थे वो हो गए हैं ए आई बार। अब इनमें आपस में जो रिलेशन है वो इस तरीके से है, ए बार आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया डेबर एक्स बार आई, यहाँ पर हो गया डेबर एक्स जे, और ये हो गया ए जे। क्या खास बात आपने देखी? खास बात यहाँ पर ये है कि इस बार इन कंपोनेंट्स का रिलेशन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जबकि कंट्रावेरिएंट में क्या हो रहा था, कंट्रावेरिएंट वेक्टर में इन वाले कंपोनेंट्स का रिलेशन ऊपर वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से था। इस बार देखो यहाँ पर बार है तो यहाँ पर बार है। इसका मतलब हो गया जो कोवेरिएंट लॉ होता है वहाँ पर इन कंपोनेंट्स, ये वाले जो कंपोनेंट्स होंगे वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे और ये वाले कंपोनेंट्स जो होंगे वो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस लॉ को बोलेंगे हम लोग कोवेरिएंट लॉ, और उसको फॉलो करने वाले जो वेक्टर्स होंगे उनको हम लोग बोलेंगे कोवेरिएंट वेक्टर्स। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर दे ए आई तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा करके डेबर बार नहीं होगा, ये हो जाएगा डेबर एक्स आई, और यहाँ पर हो जाएगा डेबर एक्स बार जे, और यहाँ पर हो जाएगा ए बार जे। तो चीज़ अब भी वही है ना, कहने का मतलब यहाँ पर बार नहीं है तो यहाँ पर भी बार नहीं होगा, यानी कि ये वाले जो फंक्शन होंगे वो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के होंगे और ये वाले जो फंक्शन होंगे वो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के होंगे। तो कंट्रावेरिएंट वेक्टर में ये जो कंपोनेंट्स होंगे इनका रिलेशन होगा ऊपर वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और जो कोवेरिएंट वेक्टर्स होंगे उनमें इन वाले कंपोनेंट्स का रिलेशन होगा नीचे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास कंट्रावेरिएंट वेक्टर और कोवेरिएंट वेक्टर्स। आइए इसी में थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कंट्रावेरिएंट टेंसर्स ऑफ द ऑर्डर 2, ठीक है, कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2, तो ऐसे लिखेंगे ए आई जे, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पर दो कंट्रावेरिएंट इंडाइसेज का यूज किया। यहाँ पर लोगों ने दो कंट्रावेरिएंट इंडाइसेज का यूज कर लिया, ये कहलाएगा कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2। ठीक है बच्चों, इसको लिखने का ढंग देखिएगा। यहाँ पर चलो बार लगा देता हूँ, बार। दोस्तों क्या हो जाएगा, अब ये बनेगा करके डेबर एक्स बार आई, यहाँ पर हो जाएगा डेबर एक्स बार जे, यानी कि यहाँ पर जो फंक्शंस होते हैं उनका रिलेशन होता है ऊपर वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अब नीचे नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिख दो आकर के डेबर एक्स। अब यहाँ पर कुछ भी सफिक्स यूज कर लो, चलो हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया अल्फ़ा, और यहाँ पर लिखा डेबर एक्स बीटा। आप चाहो तो यहाँ पर ए और बी का यूज कर लो, आप चाहो तो यहाँ पर एल और एम का यूज कर लो, जो यहाँ पर सफिक्स यूज करोगे बस वही यहाँ पर भी लिखोगे। ये हो गया कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2, यानी कि ये वाले जो हमारे फंक्शंस हैं इनका रिलेशन होगा ऊपर वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और ये वाले जो फंक्शंस होंगे इनका रिलेशन होगा नीचे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ठीक है, अगर हम यहाँ से बार हटा देंगे तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पर बार नहीं लगाओगे तो फिर हम लोग आई और जे को फिर लिखेंगे नीचे। एक बार और लिख कर इसको दिखा देता हूँ। चलो, जैसे यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए आई जे। अब क्या होगा, ए आई जे। अब यहाँ पर देखो इनका जो रिलेशन होता है वो हमेशा ऊपर वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से होता है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डेबर एक्स आई डेबर एक्स जे, यानी कि यहाँ पर बार नहीं तो यहाँ पर भी बार नहीं है।
और बार यहाँ पर आ जाएगा, डेबर एक्स बार अल्फ़ा, डेबर एक्स बार बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा ए बार अल्फ़ा बीटा। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। हालांकि ज़्यादातर हम लोग इस तरीके से लिखा करेंगे। ठीक है बच्चों। तो कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2, जो कंट्रावेरिएंट वेक्टर हैं उनको भी आप लोग ऐसे लिख सकते हो, बोल सकते हो कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 1। लेकिन जब ऑर्डर 1 हो जाता है तो उसी को हम लोग फिर वेक्टर बोल देते हैं, तो उसको हम लोग कंट्रावेरिएंट वेक्टर बोलें। वेक्टर बोलने का मतलब हो जाएगा कि वहाँ पर टेंसर का जो ऑर्डर है वो वहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 से जब ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उसको फिर टेंसर बोलने लगते हैं। तो ये तो हमारे लिए कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2। अब लिखने की प्रैक्टिस देखिएगा, ऐसे ही आप लिखते जाओ। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूँ कोवेरिएंट टेंसर्स ऑफ द ऑर्डर 2। अब कोवेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2, आप चाहो तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो और अपने मन से लिखने का प्रयास करो। देखिएगा, ए बार आई जे, जब लोग कोवेरिएंट टेंसर कहेंगे तो हम लोग यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का यूज कर लेंगे, यानी कि कोवेरिएंट इंडाइसेस भी बोल देते हैं। बच्चों खास बात क्या है? खास बात ये है कि जब लोग कोवेरिएंट टेंसर लिखेंगे तो इनका रिलेशन होगा नीचे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से, यानी कि यहाँ पर आएगा डेबर एक्स बार आई, यहाँ पर होगा डेबर एक्स बार जे, ऊपर कुछ भी लिख दो, जैसे हम लिखा डेबर एक्स ए, यहाँ लिखा डेबर एक्स बी। तो ए के साथ जो सफिक्स आपने यहाँ पर यूज किए हैं वो यहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे ना, क्योंकि हम लोग कोवेरिएंट टेंसर लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारे लिए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2। चलो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ। आइए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 3। चलो 3 के लिए क्या हो जाएगा, ए बार, यहाँ पर आपने लिखा आई जे के। कंट्रावेरिएंट में आप लोग जानते ही हो इसका रिलेशन होगा ऊपर वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से, डेबर एक्स बार आई, डेबर एक्स बार जे, डेबर एक्स बार के, और नीचे जो आपका मना है वो लिख दो। चलो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया डेबर एक्स ए, यहाँ लिख दिया डेबर एक्स बी, डेबर एक्स सी। तो ए के साथ यहाँ पर भी हो जाएगा ए बी सी। आइए प्रैक्टिस थोड़ा और लिखता हूँ। मैंने आप लोगों से कहा कोवेरिएंट टेंसर्स ऑफ द ऑर्डर 3, कोवेरिएंट टेंसर्स ऑफ द ऑर्डर 3। बच्चों ए बार आई जे के ना, सब स्क्रिप्ट का यूज किया, और यहाँ पर रिलेशन होगा नीचे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से, यानी कि जो सफिक्स यहाँ पर यूज किए हैं वो नीचे लाओगे। डेबर एक्स बार आई, डेबर एक्स बार जे, डेबर एक्स बार के, और ऊपर आ जाओ डेबर एक्स, कुछ भी यूज कर लो। चलो यूज कर लिया एल, डेबर एक्स एम, डेबर एक्स एन। तो ए के साथ यहाँ पर हो जाएगा एल एम एन। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग ये सब क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। आइए और थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ। अब मैंने आप लोगों से कहा मिक्स्ड टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2। अब ये मिक्स्ड टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2, कोई ख़ास बात नहीं है। ए बार, अब अगर 2 ऑर्डर है और मिक्स है तो इसका मतलब एक कंट्रावेरिएंट होगा और एक होगा कोवेरिएंट। ए बार आई जे, जो कंट्रा वाला है उसका रिलेशन होगा ऊपर वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से, है ना, और जो को वाला है उसका रिलेशन होगा नीचे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से। कंट्रा का साथी चलो हम लोगों ने यहाँ पर अल्फ़ा को बना दिया, को का साथी चलो हम लोगों ने यहाँ पर बीटा को बना दिया। तो बच्चों जो कंट्रा का साथी है वो ऊपर आएगा और जो को का साथी है वो नीचे आएगा। ये लीजिए, ये हो गया मिक्स्ड टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2। ठीक है ना। आइए और लिख करके दिखाता हूँ। हमने आप लोगों से कहा टेंसर्स ऑफ द ऑर्डर 2+1।
अब टोटल ऑर्डर तो 3 है, लेकिन 3 ऑर्डर में अब पता नहीं कितने कंट्रा वाले हैं कितने को वाले हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर को ऐसे लिख देते हैं 2+1। 2+1 लिख देने का मतलब होगा कि 2 यहाँ पर कंट्रा वाले हैं और 1 यहाँ पर है को वाला, ठीक है ना। 2 है यहाँ पर कंट्रा वाले और 1 है यहाँ पर को वाला। इसी में एक शब्द होता है, हम लोग इसको बोल देते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 2+1, या फिर अगर हम लोग यहाँ पर शब्द बोलेंगे टाइप, तो टाइप में फिर आप लिख दोगे 2,1। अगर कॉमा लगा करके लिख रहे हो तो उसका टाइप लिख दिया करोगे 2,1। तो बच्चों टेंसर्स ऑफ द ऑर्डर 2+1, तो इस बार ए बार आई जे यानी कि 2 कंट्रा वाले हैं और एक यहाँ पर है को वाला, ठीक है ना। तो अब कंट्रा वाले कहाँ जाएंगे, कंट्रा का रिलेशन होगा ऊपर वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से डे बार एक्स बार आई, और इसी प्रकार से डे बार एक्स बार जे, और को का रिलेशन होगा नीचे वाले से यानी कि डे बार एक्स बार के। चलिए कंट्रा का साथी हम लोगों ने बनाया अल्फ़ा को, हम लोगों ने बनाया बीटा को, और को का साथी रखा है गामा को। तो बच्चों जो कंट्रा वाले थे वो ऊपर आ जाएंगे, जो को वाला है वो नीचे आ जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया टेंसर्स ऑफ द ऑर्डर 2+1, ठीक है ना। तो ऑर्डर बोलें या रैंक बोलें एक ही बात है, ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं R+S। R+S लिख देने का मतलब R है कंट्रा वाले और S है को वाले। और इसी तरह से एक शब्द होता है काइंड। काइंड शब्द का यूज करें या हम लोग टाइप शब्द का यूज करें तो वो एक ही बात है। यहाँ पर लोग कॉमा लगा कर लिखते हैं R,S। तो दोनों तरीक़ों से आप समझ जाओगे कि वो टेंसर आपका किस तरीके का है, ठीक है बच्चों। चलो और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कंट्रा वेरिएंट टेंसर्स ऑफ द ऑर्डर आर, क्या हो जाएगा, ए बार I1 I2 कहाँ तक जाओगे, IR तक। ये हो गया कंट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर आर। तो कंट्रा वाले कहाँ जाते हैं, ऊपर, यानी कि ये बनेगा डे बार एक्स बार I1 अपॉन डे बार एक्स, कुछ भी लिख दो, चलो लिख दिया हम लोगों ने A1। यहाँ पर आप लोगों ने कहा डे बार एक्स बार I2, चलो नीचे हम लोगों ने लिख दिया डे बार एक्स A2। और कहाँ तक जाएंगे, ये हम लोगों ने लिखा डे बार एक्स बार IR, और नीचे लिखा करके हम लोगों ने डे बार एक्स AR। और यहाँ पर यहाँ लिखा जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखे दे रहा हूँ, जगह यहाँ कम लग रही है, तो ए के साथ क्या हो जाएगा, जो कंट्रा के साथी थे वो सब आ जाएंगे यहाँ पर A1 A2 A3, कहाँ तक जाओगे, AR तक। तो ये लिखने का तरीका इस तरीके से आप लोग देख लें, ठीक है ना। तो ये हो गया कंट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर आर। बच्चों आइए और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अगर मैं आप लोगों से कहूँ को वेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर आर, तो ए बार यहाँ पर मैंने लिखा I1 I2, कहाँ तक जाओगे, IR तक। को वेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर आर, तो को वेरिएंट में रिलेशन होगा नीचे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से, यानी कि डे बार एक्स बार I1, यहाँ पर लिखोगे डे बार एक्स बार I2, कहाँ तक गए, ये हम लोग गए डे बार एक्स बार IR तक। ऊपर आ जाओ, ऊपर डे बार एक्स, चलो लिख दिया अल्फ़ा1, यहाँ लिख दिया डे बार एक्स अल्फ़ा2, कुछ भी लिख सकते हो ना, डे बार एक्स अल्फ़ा R। तो बच्चों अब साथ में ए के साथ क्या हो जाएगा, अब इस बार आप लोगों ने लिखा है यहाँ पर को वेरिएंट टेंसर। तो को वेरिएंट टेंसर का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर आएगा आपके पास अल्फ़ा1 अल्फ़ा2 अल्फ़ा3, कहाँ तक जाएंगे, अल्फ़ा R तक। तो ये हो गया हमारे लिए को वेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर आर। क्लियर है। आइए एक लास्ट एक और लिख के दिखा देता हूँ। मैंने आप लोगों से कहा मिक्स्ड टेंसर्स ऑफ द ऑर्डर R+S, मिक्स्ड टेंसर ऑफ द ऑर्डर R+S, ठीक है ना। तो ऑर्डर कह दो या रैंक कह दो, और काइंड लिखोगे तो R,S लिख सकते थे। तो बच्चों
ए बार कैसे लिखोगे, I1 I2, यहाँ पर जाओगे IR तक, नीचे आ जाओ J1 J2, कहाँ तक जाएंगे, JS तक। अब कंट्रा का रिलेशन होता है ऊपर वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डेबर एक्स बार I1, नीचे जो लिख दिया डेबर एक्स अल्फ़ा 1, जहाँ पर आपने कहा डेबर एक्स बार I2, अपॉन में आपने लिख दिया डेबर एक्स अल्फ़ा 2, ये हम लोग गए डेबर एक्स बार IR, अपॉन में हो गया डेबर एक्स अल्फ़ा R। इसी के आगे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, इसी के आगे है। तो अब को वाले आ जाओ ज़रा, को का रिलेशन होता है नीचे वालों से, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डेबर एक्स बार J1, ऊपर आपने लिखा डेबर एक्स बीटा 1, डेबर एक्स बार J2, और यहाँ पर लिखा आपने डेबर एक्स बीटा 2, कहाँ तक जाएंगे, ये हम लोग गए डेबर एक्स बार JS, ऊपर हो जाएगा डेबर एक्स बीटा S, और ए के साथ जो कंट्रा के साथ ही बने थे वो ऊपर आएंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेकर के अल्फ़ा R, जो को के साथी हैं वो नीचे आएंगे, बीटा 1 बीटा 2 से लेकर के बीटा S। तो बच्चों आज का ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। आज हम लोगों ने समझा कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, कंट्रावेरिएंट लॉ क्या होता है, कोवेरिएंट लॉ, उसका रिलेशन हम लोगों ने समझा, और हम लोगों ने यहाँ पर टेंसर को लिखने का एक प्रैक्टिस की। कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर को ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के आधार पर कैसे लिखते हैं ना, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बोलते हैं। कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2, कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 3, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 3, और मिक्स्ड टेंसर। अब इसी प्रकार से और भी कुछ टेंसर्स आप लोग अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मिलता हूँ, और तब तक के लिए थैंक यू।